फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमने आज डिस्कस करना है कि अब आपकी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं और आखिरी कुछ चीज़ें मेरे पास। लास्ट एक बच्ची आई थी कल या परसों, पिछले हफ्ते, और उसने वो मुझे पूछा था कि सर मैं आप प्रिंट निकलवा लूँ। तो अभी आपने प्रिंट नहीं निकलवाना, पहले आप ये रिपोर्ट फाइनल करके एक बार सॉफ्ट में मुझे सारी रिपोर्ट दिखाएंगी, और आफ्टर अप्रूवल कि ये फॉर्मेटिंग ठीक है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है टाइटल में, उसके बाद आप उसका प्रिंट लेंगी। तो ये दोस्तों के साथ भेड़ चाल नहीं चलनी कि जी वो मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं तो मैं भी जाके उनके साथ ही प्रिंट ले लूं। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, ये डॉक्टर मरियम की स्टूडेंट्स हैं, पहले एक बार अपने हमें दिखा कर रिपोर्ट फाइनल फॉर्मेट हम चेक कर लेंगे, एक बार स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह मोटी मोटी कोई चीज़ें उसमें बताने वाली हैं, करने वाली हैं, वो बताएंगे। दूसरा, अभी आपकी रिपोर्ट पूरी तरह फाइनल नहीं है, इसमें डिस्कशन का चैप्टर रहता है, वो कैसे लिखना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये दो बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस करनी थी। और तीसरी ये कि एक बच्चे वो कुछ आ रहे हैं मेरे पास टाइटल के लिए कि सर वो टाइटल बना दें। तो मैं वैसे ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ सुबह 11 से ऑनवर्ड, जितना भी टाइम आप आ जाएं उसमें मैं फ्री होता हूँ मोस्टली। तो उसमें मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। बाकी नुमान भी आ गया है, उसको मैंने टाइटल बना दिया है। वो दूसरी बच्ची है वानिया, वो भी आज आई थी। तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें बीच में एक दिन किसी दिन चक्कर लगा लें, अगर आप आसानी से आ सकते हैं कैंपस तो। अदरवाइज मैं फिर ये करता हूँ कि कोई एक हम स्पेशल टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसके दौरान मैं आपकी रिपोर्ट्स देखकर और उनके टाइटल बना दूंगा। तो ये चीज़ें लेकिन बननी ऐसे ही है कि एक बार मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक बार पढ़ूंगा देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ सूटेबल टाइटल उसका बनवाऊंगा। अच्छा जी। अब सबसे पहले तो ये कि डिस्कशन कैसे करनी है। हाँ सॉरी, एक बात और जो मैं आज की मीटिंग में आपको बताऊंगा वो ये, वो मेरे पास आई थी आज वानिया रिपोर्ट लेकर। तो अभी साइटेशन लिखनी बच्चों को नहीं आती। तो बच्चों साइटेशन लिखनी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, साइटेशन लिखनी कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप देख सकें चीज़ों को। ये मैंने वानिया के डॉक्यूमेंट खोला हुआ है एक। साइटेशन के लिए सिंपली आप यूट्यूब पर वो जो वीडियोस पड़ी हैं, मैंने आपको उसका लिंक भी भेज दिया ग्रुप के अंदर। आप सिंपली वो दो वीडियोस देख लें, आपको आसानी से चीज़ें समझ लग जाएगी। नंबर वन ये वाली, हाउ टू साइट इन थीसिस एंड टेक्निकल रिपोर्ट। ये मैंने बड़ी आसान 12 मिनट की सिर्फ वीडियो है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, सिंगल ऑथर हो, डबल ऑथर हो, एक से ज़्यादा ऑथर हो तो कैसे आपने लिखना है। और हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला ये पढ़ा हुआ है। दो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बनाई हुई है, एक है कि कंपोनेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, ये आपने नहीं देखनी, आपने देखनी है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। और इसके अंदर भी जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है ये सेक्शन बने हुए हैं। आपका एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट जो होगा आपने यहाँ से बेसिकली आपका स्टार्ट होना है काम। तो मैंने बाकायदा ये रिसर्च का एक सैंपल रिसर्च आपके सामने पेश करूंगा इसके अंदर कि कैसे कैसे उस बंदे ने काम किया, और उसके बाद जो उसकी पूरी डिटेल कि ये जनाब उसका ऐसे से उसने काम किया, ये उसने पैरामीटर लिए और ये सारे रिजल्ट्स उसके ये बेहतर आए। तो उसके बाद मैंने फिर इसको बाकायदा लाइन बाय लाइन इसमें लिख कर दिखाया है। कुछ बच्चे वैसे ही बगैर देखे ही आगे कर देते हैं, इसको जरा गौर से देख लिया करें। मैंने एक एक चीज इसमें वाजे की है कि कौन सी बात कहाँ पे लिखनी है, अल्फाज कैसे चुनने हैं यहाँ पे। ये देखें, आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा थोड़ा सा ये नेट मेरी तरफ स्लो है। तो इस तरीके से ये आप लाजमी काइंडली सारे बच्चे देखें, ठीक है। ये मैंने उसके अंदर ये देखें, ये लाइन ऐसे बनाकर एक लिखी, कैसे लिख सकते हैं ये प्रॉब्लम की लाइन, वो 4 पॉइंट्स जो पीछे दिखाए हैं। काइंडली ये जो सेक्शन है ना इसका इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट का, ये सेक्शन सारे बच्चे देख लें, आप सब बच्चों का इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होगा। सिर्फ एक बच्ची है हमारे पास, दैट इज वो सर्वे एनालिसिस वाली जो है अपना एमन। एमन का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसमें रिजल्ट्स नहीं बताएंगे, उसमें सिर्फ यही बताएंगे कि हमने ये चीजें फाइंड आउट की। तो वो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट का भी ये आगे सेक्शन है, एमन उस सेक्शन को देख ले। ठीक हो गया। तो ये सारे बच्चे जो है ना इसको एब्स्ट्रैक्ट इससे देखकर पहले इसको पढ़ लें, इसको समझ लें, फिर अपनी रिसर्च को सामने रख के उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। दूसरा, रेफरेंस राइटिंग की बात। बच्चों को रेफरेंस लिखने नहीं आते, रेफरेंस गलत लिखते हैं, तो मैं आज आपको एक लाइफ हैक बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी आसान करेगा। उसका आसान तरीका यह है कि बच्चों आप गूगल की बजाय गूगल स्कॉलर लिखें, SCHOLAR, गूगल स्कॉलर। और गूगल स्कॉलर पर चले जाएं, ये देखें ये पहली साइड गूगल स्कॉलर की है, ठीक है। और जो भी किसी भी रेफरेंस को मतलब आप लिखना चाहते हैं, या कोई भी आपके पास आर्टिकल है जिसका आप रेफरेंस लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसका यूआरएल या उसका नाम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं यहाँ से कोई एक रेफरेंस उठाता हूँ आपकी रिपोर्ट में से। जैसे ये निमराज रिपोर्ट इधर पड़ी हुई है कोई, मैं देखता हूँ ये कैसी है, ये पूरी है कि नहीं है, लेट मी सी। इसमें नीचे रेफरेंसेस हैं, यस हैं, ये देखिए ये रेफरेंस निमरा ने दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल दो बड़े उल्टे सीधे फॉर्मेट में है, इसको सीधा करना है अभी। तो ये बच्चों सारे देख लो,
ऐसे रेफरेंस उठाएं यहाँ से, इसको करें कॉपी, कॉपी करके इसको एक बार गूगल स्कॉलर पे जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, सर्च करें। तो ये इसने ये उसका रेफरेंस दे दिया, बियॉन्ड लैंड एप्लीकेशन। ये बियॉन्ड लैंड एप्लीकेशन ये वही है। इसमें यहाँ पर ये आपको दो नुक्ते नजर आ रहे होंगे सब स्क्रीन के ऊपर साइट का, इन दो नुक्तों को क्लिक करें तो यहाँ पर ये उसने फॉर्मेट में रेफरेंस बनाकर आपको दे दिया है। इसमें से जो आपके ज्यादा करीब का रेफरेंस है, जो आसानी से पहले आपको समझ भी लगेगी और आप वो लिख भी लेंगे, दैट वन इज हार्वर्ड। ये हार्वर्ड का जो रेफरेंस है ये आपके ज्यादा करीब है। आपने इसमें से ये हार्वर्ड वाला रेफरेंस जो है ना इसको कॉपी कर लेना। ये हार्वर्ड रेफरेंस में हम चंद एक चीजें चेंज करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट बन जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, मैं अब आपको इसको लिख कर दिखा देता हूँ इसको कैसे आपने लिखना है। ये देखें, इधर कंट्रोल V से इसको पेस्ट किया। अच्छा, कंट्रोल V की बजाय मैं तो मशवरा दूंगा कि आप कंट्रोल V भी ना करें, बल्कि राइट क्लिक करके पेस्ट टेक्स्ट करें। ठीक है, तो इसमें अब ये देखें, यहाँ पर जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ चीज़ों को। ओके, नाउ थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। इसमें पहला जैसे लिखा है ऐसे ही रहेगा, शीट्स कॉमा J.P. ये उसने लगा दिया आपको गूगल ने। आगे जो आपने सिर्फ काम करना है, आपने अगले नाम उल्टे करने हैं। ये L जो है इसने बाद में लिखा है, L को पीछे लेकर आना है। L. कॉमा, बेसिकली ये इसका नाम था, हर कॉमे के बाद नाम खत्म होता है। ठीक है, तो ये एक कॉमे से लेकर दूसरे कॉमे तक इसका नाम था। आपने एब्रीवेशन पहले लिखना है, उसका आखिरी नेम बाद में लिखना है। यहाँ पर भी देखें ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कॉमा लगा है। इसका नाम ही सिर्फ जी है तो ये जी के साथ ही चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारे रेफरेंसेस लिखने हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख कर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें इधर, ये जो डॉट कॉमा बच्चों लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसने ये जो हार्वर्ड का रेफरेंस है इसमें ये कॉमे लगाता है हर नाम के बाद। ठीक है, आपने ये जो है ये पहले के अंदर तो ऐसे लगा रहने देना है। यहाँ पर अगले वालों में आपने क्या करना है कि पहले अगले वालों में आपने ये L उठा के पीछे किया, यहाँ से कॉमा डिलीट कर दिया। अब ये G है, इसके आगे कॉमा लगा रहने देना है। X. कॉमा यहाँ से उठा लें, इसको इसके पीछे ले आए। ठीक है, और ये कॉमा जो है इसको खत्म कर दें। तो X.G. इसी तरह ये वांग. Z. है, इसको भी ऐसे ही यहाँ से Z. को उठा के इसके पीछे रखें और वांग कॉमे को फिर खत्म कर दें क्योंकि आगे एंड आ रहा है। अच्छा, फिर आगे ली. Y. अब ये इसमें से भी Y. को उठा के इसके ली के पीछे कर दें और वाई का कॉमा खत्म कर दें। तो ली कॉमा, अब आखिरी जो नाम होता है उसके साथ फुल स्टॉप लगता है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। ठीक हो गया। बस आपने मतलब ये छोटी छोटी इसकी ये करेक्शंस करनी है। ये थोड़ी बहुत इसके अंदर जो करेक्शंस हैं ये इस तरीके से होंगी। बाकी ये एज सच ये टाइटल है सही लिखा हुआ उसने, ये सारा उसने ठीक लिखा है। वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे लिखना है, 44 ऐसे लिखना है। यहाँ से ये PP जो है इसको आपने डिलीट कर देना है और ये 44 के बाद ये कॉमा डिलीट करके यहाँ पे ऐसे दो नुक्ते लगा देने। तो ये एक्चुअल फॉर्मेट है जो हमारी यूनिवर्सिटी का चलता है। मैं आपकी आसानी के लिए एक रेफरेंस आपको और लिख कर दिखाता हूँ जो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये देखें, मैं ये वाला रेफरेंस कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से इसको कॉपी किया, गूगल स्कॉलर पर गया, इसको मैं खत्म करता हूँ। यहाँ मैं इसको फिर से कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। लेकिन ये चीज़ बेटा देख लेनी है कि टाइटल ऊपर से मैच करता हो। ठीक है, स्कॉलर आपको एक से ज्यादा आर्टिकल भी देगा, जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आपके सामने आ गए। तो इसमें आपने देखना है कि यार वो बुक कौन सी थी। ये है दी रुडेल बुक ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, तो दी रुडेल बुक ऑफ कंपोस्टिंग ये पहली वाली लगती है, इससे मिलती जुलती है, DL मार्टन की है। ये भी DL मार्टन की है, ये नजर आ रहा है लिखा हुआ नाम, ये भी लिखा नजर आ रहा है। 1992 की या 1992 की है। इस तरह की चीजें मैच कर लें। उसके बाद सिंपली इन दो नुक्तों पर क्लिक करें, यहाँ से ये हार्वर्ड का रेफरेंस उठाए। ठीक हो गया, इसको कॉपी करें यहाँ से, ये देखें कॉपी, एंड देन गो टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर राइट डबल एंटर मार के पेस्ट वैल्यूज। अब यहाँ पर भी वैसे ही करूंगा, इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑथर थे, तो मार्टन, DL। अब यहाँ पे डॉट लगेगा क्योंकि एंड ये एब्रीवेशन का डॉट है। एंड ये G जो है इसको आपने पीछे लेकर आना है इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, G पीछे आ गया और स्पेस दी, आगे ये उसका पूरा नाम आ गया। ये एडिटर्स वाला खाना ये खाली छोड़ दें, हम एडिटर वगैरह नहीं लिखते इसमें, सिंपल उसके ऑथर के नाम लिखने हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, दैट्स इट। आगे ये हर चीज वैसी लिखी रहेगी, हर चीज वैसे जिस तरह लिखी है ऐसे इसको लिखा रहने दें, एंड दैट्स इट। इस तरीके से यहाँ पर एक चीज जो थोड़ी मिसिंग है वो ये है कि ये बुक किसने पब्लिश की, ये हार्वर्ड वाला नहीं बता रहा हमें, पब्लिशिंग एजेंसी कोई इसकी मेंशन नहीं है एज सच। तो बहरहाल वो नहीं है तो नहीं है, जैसे है वैसे ही आप इसको लिख दें। ठीक हो गया, गूगल पर ये किताब पढ़ी हुई। इसी तरह मैं एक और आपको रेफरेंस इधर से करके दिखाता हूँ जो ज्यादा ऑथर वाला हो ताकि आपको समझ लग जाए। ये एक रेफरेंस है, ये मुझे लगता है काफी बड़ा है और ये इसको हम देखते हैं करके एक बार। तीन एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि सब बच्चों को एक बार चीजें क्लियर हो जाए।
अच्छा जी, इवेल्युएशन ऑफ नीम सीड, ये इवेल्युएशन ऑफ नीम सीड ये है, तो इसका साइट है ये, कॉमा क्लिक किया, हार्वर्ड के रेफरेंस को कॉपी किया। अब फिर उसी में जाएंगे और नीचे मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, कंट्रोल वी की बजाय राइट क्लिक करें, टेक्स्ट। इसमें भी ऐसे ही बच्चों, पहला ऐसा लिखा रहने देना है, ये सारा ठीक है यहाँ तक। अगले वाले में ये नाम उसने, बेसिकली जो रेफरेंस हम लिखते हैं ना, इसमें नाम को हम एब्रीवेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्ची का नाम मदीहा इरशाद है, तो वो मदीहा इरशाद की बजाय एम डॉट इरशाद हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली एब्रीवेट हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपली आपने करना क्या है कि ये ए डॉट एम डॉट जो है इसको उठा के इसके पीछे लगाना। ये इसका हिस्सा था नाम का। कैसे पता चला ये इसका हिस्सा था? इस तरह पता चला कि यहाँ पर एक कॉमा लगा एब्रीवेशन के बाद, और आगे ये यहाँ तक एक पूरा नाम है, इसके बाद एंड आ रहा है, तो ये एक पूरा नाम है। ठीक है, तो एब्रीवेशन पहले, उसके बाद पूरा नाम बाद में, ये एब्रीवेशन डॉट के समेत यहाँ पे उठाया, इसको यहाँ पे रखा, साथ में स्पेस दी एक, उसके बाद ये नाम लिखा। एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते हैं हमारे फॉर्मेट में। एंड उसके बाद पी एस डॉट कॉमा, ये सारा कुछ उठाया, इसको पीछे लेकर आए। यहाँ पे सिर्फ डॉट लगेगा, कॉमा नहीं लगाना, जैसे यहाँ पे नहीं लगाया हमने, इसी तरह यहाँ पे भी नहीं लगाना। आगे फिर मारले, कॉमा की बजाय यहाँ पे डॉट लगेगा, एंड दैट्स इट। तो आपका रेफरेंस ठीक हो गया। नीचे आए, नीचे आके सिर्फ यहाँ पर पीपी और ये सब कुछ खत्म करके इसकी बजाय आपने यहाँ पे दो नुक्ते लगाने हैं कॉलन के, ये देखिए इस तरीके से। तो ये रेफरेंस लिखने का एक आसान तरीका है। जिन बच्चों को रेफरेंस लिखने नहीं आते, काइंडली वो गूगल स्कॉलर की मदद लें और इस तरीके से अपनी रेफरेंसेस को ठीक करें। तो ये मैंने जो देखा अभी तक, इसमें सबसे ज्यादा हमारे करीब तरीन जो है वो हार्वर्ड का रेफरेंस बनता है। इसमें सबसे कम करेक्शंस करनी पड़ती हैं, सारी बनी बनाई खीर आपको मिल जाती है। नीचे और रेफरेंस भी पड़े हैं, इसमें डॉट कॉम में लगाने पड़ेंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल है। आपने सिर्फ यही करना है जो मैंने आपको भी दिया है। ठीक है, इसी तरह एक ये भी है, ये देखें, ये शिकागो का जो है ना, यहाँ पर मैं सॉरी एक बात और आपको बता दूं, जो शिकागो का रेफरेंस है ये इसमें डॉट कॉम में हमारी तरह लगते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें इधर, ये मैं उसी का रेफरेंस यहाँ पर शिकागो का आपको लिख कर दिखाता हूँ। जो मैं अभी आपको समझा रहा था ना कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ डॉट लगाना है, शिकागो उसी तरह लगा रहा है। ये देखें, एजबीनन एन ओ, ये एजबीनन एन ओ, ये वैसे लिखा है ए एम, ये एम एम चैबी जो भी इसका नाम है, एम चैबी, यहाँ पे वैसे ही उसने लिखा है ए एम चैबी। एंड पी एस मारले, पी एस मारले। तो ये बेसिकली वो जो मैंने आपको बनवाया है उसने यहाँ पे बना बनाया दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आगे ना फिर चीज़ें करेक्शन और ज्यादा करनी पड़ती है। इसमें ये ईयर जो है यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा, नीचे से यहाँ पे लगा कर उसके आगे डॉट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद ये दोनों कॉलन शलन खत्म करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर ये आर्काइव और ये सारा कुछ ऐसे ही आएगा। 37 तक लिखेंगे नंबर शंबर काट के, और ये कॉलन लगा हुआ है। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको कर लें। मैंने आपको ये दोनों रेफरेंस बता दिए कि ये दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखें, मैं इससे भी लिख कर दिखा देता हूँ, वही चीज़ इससे भी बनती है, लेकिन ऊपर वाले से मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा आसान है आपके लिए कि दूसरे वाले से कर। अच्छा, सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूं बच्चों, ये जो नंबर है ना, नंबर यहाँ पर 37 ब्रैकेट में 4 लिखा था ना, तो ये आमतौर पे वॉल्यूम इस तरह लिखते हैं, नंबर जो है उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ना भी करें हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा ये 37 के आगे ये 4 वाला सारा सेगमेंट डिलीट कर देता है तो कोई मसला नहीं है, रेफरेंस उसका ठीक है, वॉल्यूम और पेज नंबर उसने लिख दिया। तो लेकिन ये कंप्लीट रेफरेंस है जो इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो रेफरेंस लिखने भी इस क्लास में जल्दी जल्दी हमने सीख लिया कि रेफरेंस कैसे लिखने हैं। आप बच्चों को एक लाइफ हैक बता दिया कि आप सिंपली अपने रेफरेंस कॉपी करें, गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करें, और उसमें ये कॉमे से आप हार्वर्ड का या शिकागो का, डिपेंडिंग ऑन योर ईज, जिसमें आप आसानी समझते हो उस तरीके से आप इसको कॉपी कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा अब है कि हमने साइटेशन कैसे कर, सॉरी डिस्कशन कैसे करनी है। तो बच्चों डिस्कशन के लिए मैं एक बात बता दूं, आपने रेफरेंस अभी सिर्फ आपने रिजल्ट्स लिखे हैं, आपने डिस्कस कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो ये कि डिस्कशन होती क्या है। डिस्कशन ये होती है कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं, नाउ यू विल एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स। आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन पेश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर ये, अब मैं ये मेरे पास जस्ट एक एग्जांपल आज की है, वानिया मेरे पास आई थी सुबह अपने ग्राफ सीधे करवाने, तो ये मैंने उसकी एक फाइल खोली अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये एक उसका डाटा है जी, उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, आपने इसमें बता दिया बेस्ट कौन सी है, वर्स्ट कौन सी है, सब कुछ आपने कर लिया। बट नाउ यू विल डिस्कस दीज रिजल्ट्स कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा ऐसा क्यों है? डिस्कशन करते वक्त आपने क्या करना है, आपने जैसे ये बच्ची है, सॉरी, इस बच्ची का काम जो है मेरे ख्याल में ये सैलिसिलिक एसिड के ऊपर है और थायोयूरिया पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़की सैलिसिलिक एसिड के बारे में पढ़े कि क्या ये लीफ लेंथ को कोई चीज, इस लीफ लेंथ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट होता है, ये कोई एलोंगेशन काज करती है, या ये कोई
क्या चीज काज करती है, ठीक है ना, सेलुलर ग्रोथ को प्रमोट करती है या सेल इलांगेशन की तरफ जाती है, तो फिर उसको कोरिलेट करें अपनी स्टडीज के साथ। जैसे यहाँ पर इसके बच्ची के रिजल्ट्स में 100 ppm सैलिसिलिक एसिड का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और जैसे जैसे डोज बढ़ती चली गई है, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे जरा गाइड करना वानी है, ये आपने क्या किया हुआ है इसमें, 100 100 70 70 50 50, ये क्या चीज़ है, दो दो बार क्यों आ रहे हैं ये वानिया? वानिया मुझे सुन रही है तो काइंडली अपना माइक्रोफोन ऑन करे और मुझे जरा थोड़ा सा इसको गाइड करवाए कि ये उसने किस तरीके से डाटे को लिखा है, ताकि मैं उसको समझ जाऊं। लेट मी सी हर डाटा फॉर एनालिसिस, शायद यहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। मल्च रेप्लिकेशन डोज, क्लास में नहीं है। जी वानिया क्लास में नहीं है? नो सर। चलो मुबारक हो, वानिया नहीं है। चलो मैं किसी और का डाटा लेता हूँ, वानिया के डाटे को हम खत्म करते हैं। अगर वो क्लास में नहीं है तो फिर उसका डाटा क्यों डिस्कस करना है। हम ये लेते हैं, लेट मी सी एमन बॉटनी को छोड़ दें, उसका डाटा और है। हमारा बॉटनी का डाटा लेते हैं। हमारा मौजूद है क्लास में, हमारा इज प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट? हमारा भी नहीं है। बहरहाल हमारा का डाटा जो है ये आई थिंक हमें समझ लग जाएगा इजीली। ये देखें इधर, हमारा का डाटा समझ लगता है। तो बेटा इसमें डिस्कशन में आपने ये बताना है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं आपके, ये ऐसे क्यों आए हैं। ठीक है, हर बच्ची का अपना डाटा होगा, अपनी ट्रीटमेंट्स अच्छी परफॉर्म कर रही होंगी। तो इसमें आप जैसे ये बच्ची, अब ये हमारा है तो ये एलोवेरा की जो है ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर सकती है, उसमें कोई खास हार्मोन की बात कर सकती है कि माइट भी इसकी वजह से इलॉन्गेशन हुई है, माइट भी इसकी वजह से नंबर ऑफ लीफ बढ़े हैं। ये उसके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। जो मैंने आपको भी एक डॉक्यूमेंट भेजा है ना, यहाँ पर होगा मेरे पास सैंपल के नाम से, वो मैं आज बच्ची को भी दिखा रहा था सुबह। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा था ना एज अ सैंपल, उसमें मैंने एक डिस्कशन लिखी हुई है, आपके लिए लिखी थी सिर्फ वो वाली। लेट मी सी वो कहाँ गई डिस्कशन, यहाँ पर होगी ऊपर, एमएससी केमिस्ट्री वन ईयर डाटा, दिस वन, ये वाली। इसको मैं डाउनलोड डाउनलोड हुई है ऑलरेडी, ठीक है, ओपन इट। ये देखें, ये ना एक बच्ची ने, मैं आपको इसमें जस्ट दिखाने के लिए सिर्फ कि किस तरीके से आपने डिस्कशन करनी है, ये नीचे ला रहा हूँ। ये मैंने इसमें चीज़ें आपके लिए लिखी हैं, इसमें चीज़ें यहाँ पर देखें, ये देखें। ये प्लांट हाइट का पैरामीटर मैंने एक आपके सामने डाला है। उसमें उस बच्ची ने क्या कहा है कि एक पैरा उसने बनाया कि क्या उसके रिजल्ट्स आए हैं, और नीचे उसने नोवा टेबल लगाए हैं ये वाले। अच्छा, फिर उसके बाद उसने रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, और उसके हवाले नीचे उसने यहाँ पे टेबल उसका आ गया सारा रिजल्ट्स का। देन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, उसने नीचे जाके यहाँ पर ये डिस्कशन भी की हुई है। अब डिस्कशन जो होती है, डिस्कशन होती है जस्ट आप उसकी रीजन पेश करती हैं। डिस्कशन करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप हर पैरामीटर के अंदर, ये पैरामीटर आपने लिखा, ठीक है, ये रिजल्ट्स आए, ये आए, उसके बाद आप नीचे यहाँ पर एक छोटा सा पैरा लिखती हैं कि दिस माइट बी ड्यू टू दी इन फला फला केमिकल की वजह से ये ऐसे हुआ, ये इस वजह से हो सकता है, ये इस वजह से हो सकता है, उसकी कोई ना कोई आप रीजन दे सकती हैं। और डिस्कशन में दो चीजें लिखनी होती हैं बच्चों, ये जरा गौर से सुन लेना। नंबर वन, आपने उसकी रीजनिंग पेश करनी है, व्हाट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, ये ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली कोई उसमें केमिकल ऐसा मौजूद है, या उसका कोई ऐसा एक्शन हुआ है जिसकी वजह से सेल इलोंगेट हुए या सेल सप्रेस हुए, सेल ग्रोथ कम हुई, तो उसकी कोई रीजनिंग आप पेश करेंगे। नंबर टू, आप इसी में बताएंगी कि व्हाट वेदर इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड और नॉट। आप इसकी इसके हक में व्हाट आर दी व्यूज, या इसको कह लेंगे स्ट्रेंथनिंग योर आर्गूमेंट, हाउ यू कैन स्ट्रेंथन योर आर्गूमेंट। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगी। उसमें आप सिंपल क्या करेंगी कि आप उससे मिलता जुलता कोई काम नेट पर पढ़ेंगी, और आप कहेंगे कि सिमिलर रिजल्ट्स अगर आप देखती हैं कि उसमें भी सेम डोज जो है ये अच्छी रही थी उस केमिकल के साथ, तो फिर आप उसका हवाला देंगे कि सिमिलर रिजल्ट्स वर आल्सो रिपोर्टेड बाय प्लांट आल, या जो भी उसका नाम होगा। साइटेशन जब वीडियो देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये एक आपके सामने लिखी है, तो ये देखें, उसने कहा है कि वीड एक्सट्रैक्ट्स हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन सीड जनरेशन ऑफ चिली प्लांट। वो कहती है कि जो मेरे रिजल्ट्स आए हैं उसमें मैंने देखा कि ये मिर्चों के पौधों के ऊपर बड़े सप्रेसिव या इनहिबिटरी इफेक्ट्स आए हैं, और वो उनकी ग्रोथ कम हुई है जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्ट की वजह से। और ये वो कहती है सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि ये बंदा भी ये चीज कह रहा है। ठीक है, ये जो भी इसका नाम है 2005 में। अच्छा, वीड्स पोज अ सीरियस प्रॉब्लम इन क्रॉप प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को छोड़ दें, ये उसने ऐसी मार दी बीच में पोंगी। वीड्स ग्रोइंग अमंग क्रॉपलैंड रिवर्सली इफेक्ट्स यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ हार्वेस्ट, ये उसने कुछ बातें इसमें लिखी हैं।
ये इस बंदे ने कही है। आगे उसने देखें ये बात जो लिखी कि उसकी वीट ये वाली थी, ब्लू पिंपरनल डिप्रेसेस द सीड जर्मिनेशन एंड स्पीड ऑफ जर्मिनेशन इंडेक्स। कौन सी क्रॉप में, इस बच्ची ने यहाँ पे नहीं बताया, आपको ये बतानी चाहिए। जबीन एंड अहमद का मैं रेफरेंस नीचे देखता हूँ, डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा होगा नीचे, अगर इसने रेफरेंस दिया हुआ है तो। लेट मी सी, जबीन का रेफरेंस नीचे है, आई थिंक है, यस। ये देखिए जबीन एंड अहमद डिफरेंट वीडियो मेज के ऊपर, ये मेज के ऊपर काम है इसका, एक वीट के ऊपर भी है 2011 वाला, लेकिन ये है मेज के ऊपर। तो यहाँ पे उसको ये बताना चाहिए था कि ब्लू पिंपरनल डिप्रेस द सीड जर्मिनेशन एंड स्पीड ऑफ जर्मिनेशन इंडेक्स इन मेज प्लांट। ठीक हो गया। तो ये, इससे ये चीज क्लियर होती है कि ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, बल्कि सिमिलर रिजल्ट्स वर आल्सो ऑब्जर्व्ड, यानी जिस तरह उसने ये बात यहाँ पे लिखी है ना, तो इसकी बजाय आप यहाँ पर ये भी लिख सकती हैं कि सिमिलर रिजल्ट्स वर आल्सो ऑब्जर्व्ड या रिपोर्टेड, कुछ भी आप लिख सकती हैं, बाय जबीन एंड अहमद। ठीक है, 2009, मैं जस्ट लिख रहा हूँ आपके लिए सिर्फ अभी, बाय जबीन एंड अहमद 2009, who also reported suppressed growth of maize seedling under weed या और under blue pimpernel extracts। ये देखें, ये मैंने एक बात लिखी आपकी आसानी के लिए कि ये बात लिखने का मकसद ये है कि जो मैं बातें ऊपर ऑब्जर्व की हैं, ये जो बातें मैंने देखी हैं, इस तरह के रिजल्ट इसने भी पाए हैं। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आप इसमें बताते हैं कि कौन से लोगों के रिजल्ट्स मुझसे मैच करते हैं और कौन से लोगों के रिजल्ट्स मुझसे वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपसे मैच करते हो, यहाँ पर ये बात जरा गौर से सुन लेना, अगर तो रिजल्ट्स आपसे मैच करते हो तो आप वर्डिंग्स लिखेंगे कि सिमिलर रिजल्ट्स वर आल्सो ऑब्जर्व्ड, या our results are in complete agreement with those observed by Jameel and Ahmed, या our results are in complete accordance with the results of Jameel and Ahmed। कोई भी ऐसी बात लिख सकते हैं, उसके साथ रजामंदी में है, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट हमने भी देखे हैं, इस तरह के रिजल्ट जमील ने भी कहे, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपके रिजल्ट्स कंट्राडिक्टरी हों, आपके रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट हो उनसे जो पहले रिपोर्ट हो चुका है, देन यू विल राइट के कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स वर रिपोर्टेड बाय, और फिर उसमें आप कहेंगे जबीन एंड अहमद या जो भी उसका नाम होगा। मैं यहाँ पे वो भी एक फिक्रा लिख देता हूँ कि कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स वर रिपोर्टेड बाय, ठीक है, जबीन एंड जो भी उसका नाम है, तो अहमद 2009, इस तरीके से। ठीक हो गया। तो ये दो चीजें डिस्कशन में बेटा लिखनी जरूरी है। नंबर वन तो ये कि व्हाई इट इज हैपनिंग, नंबर टू हु एल्स हैव रिपोर्टेड सिमिलर रिजल्ट्स और अगेंस्ट दीज रिजल्ट्स, उसका उसकी आपने बात लिखनी है। तो शुरू में ऊपर जो है आप एक या दो लाइनों में रीजन पेश करेंगी, और नीचे जो है आप उसके हक में या उसके खिलाफ जो दलाइल है वो आप उसमें प्रेजेंट करेंगी डिस्कशन के अंदर। अब चाहे तो डिस्कशन एक सफे एक पैराग्राफ लिख लें इस तरह, वो उस तरह भी ठीक है। चाहे तो आप हर पैरामीटर के साथ एक डिस्कशन लिखें। मैं आपको उसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर तक। लेट मी सी, इधर एक रिजल्ट के पास मेरे पास होगा, मैं एक मिनट आपको दिखा दूँ। लेट मी सी इफ आई हैव इट हियर ऑन माय कोर्स फाइल्स। वी सम ठहर जरा, लेट मी सी प्रोजेक्ट्स पेपर्स। कोर्स फाइल, खैर जरा मुझे ढूंढ लेने दें, मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, आई थिंक कहीं पड़ी होगी, मुझे देख लेने दीजिए। एंड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, डेस्कटॉप, सीवी, सीवी नहीं, चलो सीवी इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी आप कोई भी पेपर ढूंढ सकती हैं वैसे, लेकिन इससे बेहतर होता अगर मैं आपको थीसिस दिखाता कोई। लेट मी शो यू द थीसिस। पीएचडी थीसिस के नाम से शायद मिल जाए आपको इधर से। चलें, ये एक फाइल मिली है मुझे पीएचडी थीसिस की, ये भी काफ़ी अच्छी है, इसमें इसमें से पता चल जाएगा। ये देखें बच्चों,
ये एक थीसिस ही है और ये आपसे बड़ा है। इसमें देखें, ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि अगर आप में से कुछ बच्चे बेहतर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, प्लांट हाइट, स्टेम डायमीटर, इंटरनोडल डिस्टेंस, उसने सारे पैरामीटर इकट्ठे कर दिए, ये उसके रिजल्ट डिस्कस हुए। ये नीचे सारे रिजल्ट डिस्कस हो रहे हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेसिस पर। ये उसके टेबल ग्राफ आ गए सारे। और उसके बाद एंड पर उसने यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये उसने डिस्कशन की है कि व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है। तो डिक्रीज मोर्फोलॉजिकल ट्रेट माइट बी ड्यू टू, इसमें आपने माइट बी का वर्ड इस्तेमाल करना है कि हो सकता है। 100% आप कभी भी श्योर नहीं होते कि ये इसी वजह से हुआ है। आप हमेशा मे बी या माइट बी का सी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसने कहा इट माइट बी ड्यू टू लोअर सेल रीजन, उसने कहा इस वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से। फिर आगे उसने बाकायदा हवाले दिए हैं कि ये इस बंदे ने भी ऐसी बात रिपोर्ट की है, इस बंदे ने भी ऐसी बात रिपोर्ट की है, ये सारी बातें जिन जिन बंदों ने रिपोर्ट की है। तो ये ऑल थिंग्स आर। फिर नीचे आ जाए, यहाँ तक तो ये उसने सारी रीजनिंग पेश की हुई है। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे है कि ये जनाब ये वर इन एग्रीमेंट विद दैट ऑफ रजा, और रजा के साथ हमारे एग्रीमेंट में है, जो जिसने खुद भी इसी तरह की चीजें रिपोर्ट की हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये इस तरीके से आप एंड पे उसकी एग्रीमेंट के हक में एक दलाइल दे दिया और ऊपर जो आपने उसकी रीजन पेश कर दी। तो दोनों तरीकों से, जैसे मैंने आपको बताया, एक ये कि अगर आप आसान तरीका तो यही है कि आप डिस्कशन का अलग से एक छोटी सी हेडिंग डालें, उसमें आप उसको डिस्कस कर लें, लेकिन करना जरूरी है। दूसरा ये है कि आप इस तरीके से हर पैरामीटर को अलग अलग भी कर सकती हैं। अगर किसी की रीजन नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट जिस पेपर के साथ मिलते हैं ये वाली लाइन तो एटलीस्ट उसमें लिखी जा सकती है ना, कि सिमिलर रिजल्ट्स वर आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय फ्लां एट आल। वो बात एटलीस्ट उसमें लिख लें। क्लियर हो गया डिस्कशन के हवाले से? बाकी आप मुझे एक बार करके दिखाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो भी मैं आपके साथ वो उसको करेक्ट करेक्ट करवा दूंगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, और कोई बात जो रह गई हो काइंडली जरा मुझे याद करवा दें। कोई बात रहती है स्टूडेंट्स? सर मैंने आपसे पूछना था हम्म। कि मेरे दो केमिकल हैं, IAA और NAA। ठीक तो है। सर मैं रिजल्ट्स में उसका दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी कि जिसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है, या IAA में जिसकी ग्रोथ ज्यादा है वो अलहदा से, और डिजाइन NAA में कौन सा है आपका, जिसकी सीआरडी है कि फैक्टोरियल है? सादा है कि फैक्टोरियल है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में जो है वो एक होगा डोज ऑफ केमिकल और एक नेचर ऑफ केमिकल। सर मल्च, डोज, और फिर डोज मल्च इंटरेक्टिव इफेक्ट। हाँ ठीक है, तो बस वो उसमें आप बेस्ट केमिकल का बताएंगी, हर एक केमिकल में से बेस्ट डोज नहीं बताएंगी। जी सर। ठीक है, क्योंकि थैंक यू। आपका जो फैक्टर 1 है ना वो आपका केमिकल है, उसमें आपके दो लेवल है, केमिकल ए केमिकल बी। द थिंग विच वी वांट टू टेस्ट हियर इज विच केमिकल इज बेस्ट वन। हमारा मकसद ये नहीं है कि ए में कौन सा बेहतर है, बी में। अगर ये काम करना था तो फिर वो फैक्टोरियल में फैक्टर ए केमिकल 1 होता, फैक्टर बी केमिकल 2 होता, देन वी कैन सी कि कौन सा फैक्टर ज्यादा अच्छा है। अभी तो वो लेवल है उसके डिफरेंट जो हम देख रहे हैं, केमिकल ए अच्छा है कि केमिकल बी अच्छा है। उसके उसके फर्दर आगे जो डोजेज है केमिकल्स की, हम उनको एज अ लेवल नहीं ले रहे। ठीक है ना? तो इसलिए वो आप जी सिंपल सर। बस जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो उसमें बता दें कौन से। अच्छा, टॉपिक्स जी विच वी सर। हैव कवर्ड टुडे, वो मैं जस्ट एक बार लिखने के लिए कि पता चल जाए बच्चों को कि हमने आज जो पढ़ा है। कुछ बच्चे बाद में आए हैं क्लास में, काइंडली इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोबारा। नंबर 1 हमने देखा है कि हाउ टू साइट, ये मैंने आपको आज फिर चैनल बताया, यहाँ से एक बार देख लें। हाउ टू साइट के ऊपर बात लाजमी एक बार इसको सीख लें। हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट, उसके बारे में कुछ बातें की हैं आज मीटिंग में, उसको जरा देख लें। तीसरे नंबर पर हमने हाउ टू राइट, जो कि बहुत अहम बात थी, आज क्लियर की है हमने, दैट इज हाउ टू राइट रेफरेंसेस। मैंने एक आपको कुलिया बताया, एक छोटा सा तरीका बताया जिससे आप आसानी से लिख सकती हैं। चौथे नंबर पर हाउ टू डिस्कस योर रिजल्ट्स, इसके ऊपर बात हुई है, तो ये भी हमने आज मीटिंग में किया है। और आखिरी बात जो मैंने कही वो ये कि थिंग्स टू रिमेंबर में इसको डाल ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वो ये कि आपने यू मस्ट have to show me complete report in soft form and after verification, बल्कि वेरिफिकेशन की बजाय अप्रूवल कह ले, अप्रूवल, you will take prints of that report। ठीक है, ये सारे बच्चे इसको नोट कर लें। ऐसे नहीं है कि मैं चुप करके आज रिपोर्ट ले आई हूँ सर इसको देख लें, नहीं। आप अगर पैसे ज़ाया करना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह कर लें। अगर कोई गलती निकली तो मैं आपसे दोबारा से वो सफ़े निकलवाऊंगा, वो चाहे पूरी रिपोर्ट के हों चाहे एक सफ़ा हो। तो एटलीस्ट बेहतर यही होगा कि पहले एक बार मशवरा कर लें, एक बार दिखा लें। नंबर 2 ये कि
मेरे साथ कोई टाइम फिक्स करे, मुझे बता दीजिएगा जिस दिन आप फ्री हो। वी विल कंडक्ट अ मीटिंग, छोटी सी मीटिंग करेंगे जिसमें हम टाइटल आपके फाइनल करेंगे। टाइटल्स विल बी फाइनलाइज्ड इंशाल्लाह, ठीक है। और इधर ऑन जूम मीटिंग और इन कैंपस। कैंपस का मैंने बता दिया है, मैं आमतौर पे 11 बजे से ऑनवर्ड आपके लिए अवेलेबल हूँ। यू में विजिट कैंपस ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। तो 11 PM से ऑनवर्ड कभी जब मर्जी आ जाएं कैंपस के अंदर, कोशिश होगी मेरी मैं आपको टाइम दूं और आपके टाइटल फाइनल करूं। बल्कि ग्रुप्स में आ जाएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं फिर ज़्यादा आपको टाइम दे सकूंगा। तो अगर तो ऐसे आपके लिए पॉसिबल हो तो मुझे फिर ग्रुप में बता देना, हम उस तरीके से कर लेंगे। तो ये हमने आज चीज़ें बेटा डिस्कस की हैं। कोई सवाल है पूछ लें, वैसे आई होप कि चीज़ें सारी क्लियर हैं। जी आप बताएं, आप आपकी तरफ से कोई सवाल है? सर जी, जी सर जी, सर जी, मेरे सारे इंटरैक्टिव इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट है, तो मेरा तो कोई भी पैराग्राफ पेस्ट हुआ ही नहीं है सिवाय कुछ टेबल्स के। तो डजंट मैटर, इसमें इतनी को बात ही क्या है कि नॉन सिग्निफिकेंट है। तो मेन इफेक्ट आपके सिग्निफिकेंट आए हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट है? जी सर, जी सर, उनके टेबल्स मैंने अनोवा टेबल्स पेस्ट कर दिए हैं, वो कर दिए थे सेट। देखें, जो मैंने ये कहा था कि जो आपका मेन इफेक्ट है उसके टेबल नॉन सिग्निफिकेंट हो सिग्निफिकेंट हो वो आपने लाजमी बनाने हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव जो है ना जी उसका सर, वैसे वो बनाए हैं मैंने। ठीक है। इंटरेक्टिव का जो है ना वो आप नॉन सिग्निफिकेंट लिख दें, लेकिन वैसे अगर आप दिखाना चाहती हैं उसका इम्पैक्ट के वैसे हुआ क्या उसमें, तो आप वैसे उसका एक ग्राफ बना दें। ये मैं इधर दिखा देता हूँ आपको ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है आपके सामने। इसमें लेटरिंग ना लगाएं ऊपर, जी ठीक है ना। सर। इसमें ऊपर लेटर्स ना लगाएं, ग्राफ ऐसे जी बेशक सर। बना के अंदर चढ़ा दें, कोई हर्ज जी नहीं है। सर। ठीक है क्लियर सर। हो गया? जी सर। अच्छा, वो एक बच्ची है इधर, मुझे याद आया, निमरा गालबन, निमरा और आयशा, इधर इसमें से कोई बैठी है बच्ची इस वक्त? आयशा और निमरा में से कोई बच्ची इधर हो, मेथी का जिन पे काम है? कोई भी नहीं है? अच्छा चलो, नहीं है तो फिर बात क्या करनी, ठीक है। और कोई सवाल इसके अलावा? सर सर मैंने ना ग्राफ भेजे थे आपको फाइनल उसके मतलब बना के एनालिसिस के बाद, सर वो एक बार चेक कर लें प्लीज। क्या नाम है? सर हाफिजा साइमा आज ही भेजे थे ग्रुप में। बेटा ग्राफ ऐसे मैं मुश्किल है देखूं, आप कहाँ से आती हैं ये बताएं। सर इधर बुरे वाला से। तो फिर आप कैसा ऐसा कीजिएगा, कल टाइम निकाल के ऑफिस चक्कर लगा लें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझाने वाली होती हैं, ऐसे ऑनलाइन ना समझाई नहीं जाती। तो बेहतर होगा आप ऑफिस चक्कर लगा लीजिएगा सुबह। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ, और भी जो बच्चे हैं मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, कल कोशिश करें, परसों कोशिश करें, 2 दिन के अंदर अंदर अपनी चीज़ें फाइनल करें। वो एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी, हम बाद में आ जाएंगे। ये अब रिपोर्ट्स जो हैं आपकी, ये इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। हमने सारा काम तो कर लिया है, कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो ना की हो। आप एटलीस्ट इसको फॉर्मेट जो मैंने आपको भेजा था उसमें इसको पेस्ट करें चीज़ों को। और वो आज भी बच्ची आई थी वानिया, तो चीज़ें फॉर्मेट के लिहाज से नहीं थी। टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है, टेक्स्ट भी चेंज है, जस्टिफाइड भी नहीं है। तो वो बाद में आप बेशक कहती रहे कि सर मैंने भी करना है, लेकिन वो जब तक आप करेंगी नहीं तब तक मेरे पास ले करना है। उसको अपनी तरफ से आप बिल्कुल 100% ओके करके रेडी करके फिर मुझे दिखाएं, ताकि मुझे ये तो पता चले कि हाँ यार मैंने इसमें गलती निकालनी है कि नहीं निकालनी। मैं गलती निकालता हूँ, बच्ची कहती हाँ सर ये तो मैंने खुद ही अभी छोड़ा हुआ है, मैं करूँगी अभी ठहर के। तो फिर मैंने क्यों क्या गलती निकालनी है उसमें? वो फिर आप पहले कर लें ताकि मुझे पता चले कि आप किस लेवल तक उसकी करेक्शन करती हैं, फिर मैं इंशाल्लाह उसमें कोई ना कोई आपको करेक्शन भी बता दूंगा। तो कल जो है आप आ जाएं, और भी अगर कोई बच्चे ने कुछ पूछना है, टाइटल बनाने हैं, मोर देन वेलकम। ऑफिस टाइमिंग में आए, 11 बजे के बाद किसी भी वक्त कैंपस में आ जाएं, लैब में आ जाएं, इंशाल्लाह वहां पर बात करेंगे। क्लियर हो गया? और कोई सवाल किसी ने पूछना है? एमन, एमन का माइक्रोफोन ऑन है, कुछ पूछना चाहती है? चलें ठीक है जी, मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच।